नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीडीपी की अगली वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट भाई, चला लेते हैं अपनी स्लाइड को। ये ओपन हो गई। ट्राईआर्किक थ्योरी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कल आपने ट्राईआर्किक थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, ट्राईआर्किक थ्योरी है ये रॉबर्ट जे स्टीनबर्ग के द्वारा दी गई। ठीक है, इसको सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं आपको, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, 3 डायमेंशन है इसका। एनालिटिकल है, एनालिटिकल को आप कंपोनेंशियल कहते हो। सेकंड नाम है आप कंपोनेंशियल कहते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रिएटिव हो जाएगा, एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। क्रिएटिव का ही नाम है एक्सपेरिमेंटल। प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल को आप कॉन्टेक्चुअल कहते हो। ये इसके आप कंपोनेंट मान लो या पार्ट्स मान लो कि एनालिटिकल के अंदर मेटा कंपोनेंट्स आते हैं, परफॉर्मेंस आती है और नॉलेज एक्वाजिशन आती है। ठीक है, क्रिएटिव के अंदर आपके पास नोवेल्टी। नोवेल्टी क्रिएटिव का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को तोड़ फोड़ के नया बनाना, वो आपके पास क्रिएटिविटी होती है। मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप किसी चीज को लेके आए, आप उसको खोल के देख रहे हो ये कैसे काम करता है, फिर आप उसको वापस से उसको बंद करते हो। ठीक है, तो नोवेल्टी का मतलब आप उन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, वो आपके पास नोवेल्टी हो जाता है। और ये आपके पास है सेकंड, आपके पास ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है आप खुद से किसी चीज को करके देख रहे हो, आपके पास ऑटोमेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करके देख ले हो। कॉन्टेक्चुअल होता है वो, सेकेंड नाम है इसका प्रैक्टिकल का। और अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग इसके क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स या पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग। ठीक है, इन तीनों को याद कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे भाई अगली आपकी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। एक बार आपको बता देता हूँ कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है कि आप अपनी बुद्धि से, आप अपने नोवल आइडियाज से, जो आपके खुद के आइडियाज हैं, उनसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। वो चीजें ना तो आपने कभी एक्सपीरियंस की हैं, ना आपने कभी पहले पढ़ी हैं। ठीक है, फ्लूइड के अंदर क्या है कि आपने ना तो वो चीजें कभी पहले पढ़ी हैं, ना आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, बट आपके सामने अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस यही होता है कि अचानक आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और आपने उसको सोल्व कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? फ्लूइड इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है कि जैसे आपने 9th क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े, वो आपको 11th क्लास के अंदर यदि हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या हो गया? तो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो आपको हेल्प कर रही है इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब वो जो क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है, मतलब क्रिस्टलाइज जो मेमोरीज हैं आपकी, पुरानी जो दबी हुई मेमोरीज हैं, या जो आपका एक्सपीरियंस है, या जो आपकी पहले वाली नॉलेज है, वो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब मदद करती हैं, उसको आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहते हो। ठीक है, ये आपके रेमंड कैटल के द्वारा दी गई। ठीक है, हम इसको देखते हैं भाई, किसके द्वारा दी गई भाई? रेमंड बी कैटल के द्वारा दी गई। और फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा, देखो एक बार। फ्लूइड इंटेलिजेंस फ्री फ्रॉम लर्निंग, लर्निंग से फ्री होती है। मतलब आप इसको लर्न नहीं करते हो। फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है ना, ये आप लर्न नहीं करते हो, ना आप कभी एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, ये आपकी इनर एबिलिटी होती है टू सोल्व प्रेजेंट प्रॉब्लम विद द नोवल आइडियाज। मतलब अचानक आज आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और आपने उसको सोल्व कर दिया, ये आपके पास क्या हो जाएगी? फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास आती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक्वायर्ड एबिलिटी। मतलब आपने पहले उसको ग्रहण किया हुआ है,
ठीक है। तो यूजिंग द प्रीवियस लर्न नॉलेज, मतलब जो आपने पहले कुछ पढ़ा है वो आपको हेल्प कर रहा है टू सोल्व द प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। आगे देखो भाई, गिलफर्ड की 3D मॉडल थ्योरी है, ठीक है। इसको आप 3D मॉडल थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि गिलफर्ड ने इसके 3 डायमेंशन दिए हैं, 3 डायमेंशन मॉडल, ठीक है। कौन कौन से दिए हैं आपके पास? ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसको ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट थ्योरी भी कहते हो। बस इसके अंदर इतना ही है, समझने जैसा कुछ भी नहीं है भाई, यही हमने लिखा हुआ है कि ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट थ्योरी कहते हो आप इसको। डायमेंशन है इसके 3, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके आगे देखो, अब जो आपका ऑपरेशन है उसमें इसने 6 फैक्टर दिए हैं, कंटेंट है उसके 5 है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट है, उसके वापिस से आपके पास 6 फैक्टर्स है, ठीक है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ भाई। पहला फैक्टर आपके पास क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है लर्निंग से ही है, ठीक है। फिर आप उसको मेमोरी में रिकॉर्डिंग करते हो, जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉर्ड करते हो। मेमोरी रिटेंशन, उसको रिवाइज करते हो। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है उस एक्वायर्ड नॉलेज से यदि आप किसी भाई, डाइवर्जेंट का मतलब ही यही होता है कि एक चीज से आप और उसी मतलब जो आपने जो तरीका सीखा है उससे उसी टाइप के और क्वेश्चन सोल्व करने की, मतलब एक से अधिक प्रकार से किसी क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब आप उस बुद्धि से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हो। फिर कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होता है, कन्वर्जेंट मतलब जो आपने सीखा है उसी का, और फिर आप उसका इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। अब देखो, डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 इंटू 2 इजगल टू आपके पास 12 होता है, और 3 इंटू 4 भी आपके पास क्या होता है? 12 होता है। 12 इंटू 1 भी आपके पास कितना होता है? 12 होता है, ठीक है ना। तो ये आपने, ये डाइवर्जेंट हो गया। आपने सिर्फ ये पढ़ा था 6 इंटू 2 इजगल टू 12, लेकिन आप उससे डाइवर्जेंटली प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हो। अच्छा, यदि हम इसको 3 को 4 को करेंगे तो भी हमारे पास 12 आएगा, 12 को 1 को करेंगे तो भी हमारे पास 12 आएगा। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी बुद्धि से और अदर फैक्टर्स या अदर जो हम बोलते हैं कि उस टाइप की और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसके बाद आप कन्वर्ज करते हो जिस जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर, मतलब कि हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर कन्वर्ज करेंगे। फिर आपको भाई, आपने उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन कर लिए, अब आप वापिस से जो आपने सीखा है या जो आपने फॉर्मूला सीखा उसके ऊपर कन्वर्ज करोगे, उसको दोबारा से अच्छे से देखोगे, फिर आप इवैल्यूएशन कर लोगे अपना, ठीक है। उसके बाद कंटेंट भी आपके पास क्या हो जाते हैं? कंटेंट आपके पास क्या होता है? ये 5 फैक्टर्स है, मतलब कंटेंट है जो आपके पास, वो आपका विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, सिमेंटिक हो सकता है और बिहेवियरल हो सकता है। कंटेंट का तो पता ही होगा, जो हम दे रहे हैं ये भी कंटेंट है। तो कंटेंट आपके पास क्या होता है भाई? ये विजुअल प्लस ऑडिटरी दोनों है, ठीक है। और प्लस सिंबॉलिक भी एक, भाई मैं यहाँ पे आपको सिंबल्स के माध्यम से बता रहा हूँ, सिंबॉलिक भी हो गया, ठीक है। तो कंटेंट आपके पास विजिबल भी होता है, ऑडिटरी होता है, सिंबॉलिक होता है, सिमेंटिक होता है, बिहेवियरल होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट के आपके पास क्या आते हैं कि भाई, प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लास हो जाएगी, रिलेशन हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, और इम्प्लीकेशन हो जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई आपके पास कितने फैक्टर बने। देखो, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है मैथ के अंदर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि मान लो मेरे पास कोई 5 आइटम है, ठीक है, 5 आइटम है, ठीक है। और ये आपके पास 5 आइटम्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 6 आइटम्स हो गए, और ये आपके पास मान लो फिर से 3 आइटम्स हो गए, ठीक है। अब मेरे को इन सब में से एक एक लेना है, ठीक है। और मेरे को तीनों का तीन है ना, तीनों का ग्रुप बनाना है। तो भाई रिपीटेशन या उसका तो कोई वो ही नहीं है भाई। इसमें से आपके पास 5 है, 5 में से आप कितने ले सकते हो? पहले पे 5 ले सकते हो, क्रॉस
इसमें से कितने ले सकते हो, 6 आइटम्स, उसमें से भी 6 ले सकते हो इंटू 3। तो आपके पास कुल कितने ऐसे केसेस बनेंगे, ये ऐसे कितने केसेस बनेंगे जिसमें आप अलग अलग आइटम्स लोगे आपके पास, तो कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 6 30 इंटू 3 90। उसी प्रकार से आपके पास दे रखा है भाई, एक बार देखो, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन में पहला आपका कोऑर्डिनेशन है, दूसरा आपके पास मेमोरी रिकॉर्डिंग है, मेमोरी रिकॉर्डिंग आर लिख देता हूं मैं आर से, ठीक है। मेमोरी रिटेंशन है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन है, और उसके बाद आपके पास वैल्यूएशन है। मतलब टोटल आपके पास इसमें 6 हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या है, विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है और सिमेंटिक है, और लास्ट में आपके पास बिहेवियरल है। इसमें आपके पास क्या हो गया, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। अब मैं 3 का ग्रुप लेता हूं, मान लो मैंने कोऑर्डिनेशन ले लिया, ठीक है, इधर से मैंने विजुअल ले लिया और इधर से आपके पास यूनिट आ गई, ठीक है। आप इन दोनों को चेंज मत करो, अगली बार आप क्या लोगे, अगली बार आपने मान लो मेमोरी रिकॉर्डिंग ले लिया, विजुअल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, यूनिट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, मेमोरी रिटेंटेशन, विजुअल, यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार आप कितने तरीके से तीनों का ग्रुप ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो थ्री डायमेंशन है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, उसके ऐसे कितने फैक्टर बना सकते हो आप टोटल। भैया आपके पास सिंगल 6 फैक्टर है, तो आपके पास 6 में से 6 को ले सकते हो, 5 में से 5 को ले सकते हो और 6 में से 6 को ले सकते हो। 6 इंटू 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 30, इंटू में 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 180। तो टोटल फैक्टर आपके पास 180 हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। द डायमेंशन इंडिपेंडेंट टोटल फैक्टर्स आर 180। मॉडल गिवन सो फार, पहले मॉडल के अंदर ये आपका मान लो ऑपरेशन है, ये आपके पास कंटेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपके ऑपरेशन है, ऑपरेशन के पास पहले कितने वो होते थे, तो ऑपरेशन में होते थे पहले 5, कंटेंट में फैक्टर होते थे 4, और आपका प्रोडक्ट है उसके फैक्टर हमेशा से ही 6 थे। तो देखो सबसे पहले आपके पास जो फैक्टर्स बने वो बने 120 फैक्टर होते थे पहले आपके गिलफर्ड 3D मॉडल के अंदर। फिर उन्होंने इसके अंदर क्या किया, कंटेंट के अंदर एक क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपके पास बिहेवियरल को ऐड किया उन्होंने। तो जब आपके पास ऑपरेशन के कितने थे, 5 थे, कंटेंट के आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए। प्रोडक्ट का मैंने आपको क्या बताया है, आपके पास प्रोडक्ट के भी उसके पास कितने थे, 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 5 से 25 और 25 को 6 से करोगे तो उसके बाद आपके पास आए 150 फैक्टर्स। मतलब स्टार्टिंग में जब गिलफर्ड 3D मॉडल दी तो हमारे पास टोटल 120 फैक्टर्स होते थे, बाद में हमारे पास 150 आए। अब क्या है, आपके ऑपरेशन के अंदर एक बढ़ा दिया गया, ठीक है, कन्वर्जेंट जो आपका प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, अब कितने हो गए, फैक्टर हो गए 6। तो 6 में से 6 को ले सकते हैं, कंटेंट के पास 5 है, 5 में से 5 को ले सकते हैं, और आपके पास प्रोडक्ट के 6 हैं तो 6 में से 6 को ले सकते हैं। तो 6 5 जो आपके पास 30, 30 इंटू 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 180। तो अभी हमारे पास टोटल 180 क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, आगे आपके पास क्या है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सबसे पहली बात तो ये है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी किसने, तो वो आपके पास हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई, ठीक है। इन्होंने 8 टाइप की बुद्धि बताई, 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है इन्होंने। एक तो आपके पास पहली हो जाएगी लिंग्विस्टिक, ठीक है। मतलब जिस व्यक्ति को नॉलेज होती है लैंग्वेज की, मतलब मान लो किसी को हिंदी की नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज है, किसी को इंग्लिश की नॉलेज है, तो यदि वो लैंग्वेज से रिलेटेड उसके पास नॉलेज है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास क्या है, लिंग्विस्टिक नॉलेज है, ठीक है, आपके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है।
ठीक है। और यदि आपके पास, उसके बाद आता है लॉजिकल मैथमेटिक्स, जो लॉजिक्स कंटेन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। यदि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो आप बोल सकते हो आप क्या हो, आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। स्पेटियल का मतलब आपके पास इमेजिनरी भी होता है और जियोमेट्रिक, जियोमेट्री से भी होता है, ज्योमेट्री से भी, ठीक है। ज्योमेट्री से मतलब होता है, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो उन चीजों को, ठीक है। इसका प्रयोग स्पेटियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगी एक तो एरोस्पेस के अंदर, मतलब जो आपके हवाई जहाज वगैरह फ्लाई करते हैं उनके अंदर, क्योंकि जब आपको नेविगेशन मिलता है कि भाई इतना डिग्री ईस्ट, इतना वेस्ट, कितना आप हो, कितना डाउन जाना है, तो आपको इमेजिन, मतलब आपको करना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम लगभग यहाँ होंगे, यहाँ से हमें ऐसे करना है, इस साइड मूव करना है, ठीक है। और ज्योमेट्री से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है ना, एंगल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक आपका होता है शिप, शिप, ठीक है। वाटर शिप नहीं होते तो जो सबमरीन होती हैं उनको भी मूव करने के लिए, भाई पानी के अंदर आपको थोड़ी ना रोड बना रखे हैं कि भाई आप इधर ही चलेगी, इस साइड चलेगी, तो उस वक्त हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार की इंटेलिजेंस होती है उसको स्पेटियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बॉडी काइनेटिक, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से मतलब है आप फिजिकली, मतलब जो बंदा, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, ठीक है ना, जो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, आप उसको क्या बोलोगे, उसके उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। जो व्यक्ति म्यूजिक में अच्छा है, ठीक है, जिसको म्यूजिक का अच्छी नॉलेज है, आप उसको क्या कहोगे, इस व्यक्ति के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है, इंटरपर्सनल मतलब आप एक, इंटर का तो मतलब होता है भाई एक से अधिक, ठीक है। अब जब दो या तीन के ग्रुप में डिबेट करते हो, बातचीत करते हो, तो ये आपकी क्या हो गई, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद से बात करना, ठीक है ना, खुद से बात करना, वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंट्रापर्सनल हो जाएगी इंटेलिजेंस। उसके बाद आपके पास आती है नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक आपके पास मतलब जब आप नेचर से प्यार करते हो ना, जैसे आपको पेड़ पौधे से लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है, तो वो आपके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में आपको 8 इंटेलिजेंस याद रखनी है कि आपके पास कौन कौन सी है, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया, लॉजिकल मैथमेटिक्स हो गया, स्पेटियल हो गया, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, उसके बाद नेचुरलिस्टिक हो गया, ठीक है। और ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस दी किसने, तो आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस दी होवर्ड गार्डनर के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर यही है, आप कहोगे बुक, बुक का नाम आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी, ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है ना। बाकी बुक्स का नाम पूछा नहीं जाता है, और भाई आपकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है तो कुछ बोल नहीं सकते, बाकी आता नहीं है इसके बारे में। उसके बाद आपके पास आता है साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस ये आपकी दी सिगमंड फ्रीड के द्वारा, ठीक है, सिगमंड फ्रीड के द्वारा दी गई, ठीक है। साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्रीड के द्वारा दिया गया। उन्होंने देखो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे लिखना भूल गए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस नेस, ठीक है। फ्रीड के द्वारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिया गया। अब आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पूछे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रीड कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसने दी, सिगमंड फ्रीड के द्वारा दिया गया। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपके पास कितने होते हैं भाई, आपके पास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं 3, ठीक है। आपके पास पहला हो गया कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस आपके, जो आपका दिमाग होता है, आपका माइंड होता है, उसका 8% जो पार्ट है वो कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस का मतलब होता है, मतलब आप ख्यालों में खोना, मतलब हम ना आपको पढ़ा रहे हैं कि भाई आपका एस्टेट निकल जाएगा इससे, है ना, CDP से,
तो आप सोचने लगे हो स्टेट निकल गया आपकी लेफ्ट पॉकेट के अंदर, पेन डल गया, आप सोच रहे हो टीचर ही लग गए हम तो भाई। ठीक है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, पढ़ा हम यहाँ रहे हैं, आप इसकी जगह आप टीचर बच्चों को कह रहे हो अरे आवाज नहीं, मतलब ड्यूरिंग स्टडी आप इस कंटेंट को छोड़ के ख्यालों में खोना, वो आपका क्या हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप फिजिकली यहाँ पे हो, ठीक है, बट मेंटली आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। और अनकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका मतलब जो काम ही नहीं करता, मतलब कॉन्शियस है ही नहीं, वो आपका 90% माइंड होता है। ठीक है, अब ये सोचो आप अपनी बुद्धि का केवल 10% यूज कर रहे हो, कितना कर रहे हो, 10%, जिसमें से भी 2% तो सबकॉन्शियस है, 8% बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो अब इतना कर पा रहे हो। यदि व्यक्ति का 100% माइंड काम करने लग जाए, उसकी चेतना जग जाए, तो वो क्या करेगा समाज में, ये सोचो तुम। ठीक है ना, तो आपके पास एक तो ये हो गया, फ्रीड के द्वारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिए गई। एक उसने पर्सनैलिटी के बारे में बताया, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी बताई उसने, कि ये भी आपके पास सिगमंड फ्रीड के द्वारा दी गई। ठीक है, साइको एनालिसिस में उसने सेकंड चीज क्या दी, एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब देखो, इन्होंने 3 पर्सनैलिटी बताई, इड, ईगो और सुपर ईगो। एक बार छोटी सी वो है, आप सुन लें इनके बारे में, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे इसको। मान लो मैं मान लूं, चलो मैं मान लेता हूँ, मान लो मैं थार ले आया, ठीक है, और आई एम ड्राइविंग दैट थार इन माय विलेज, मैं अपने गांव में घुमा रहा हूँ, तो कोई मेरा सहपाठी होगा, वो आए और भाई गाड़ी देते, या मैं चला के देख लूँ ना भाई मेरी गाड़ी है, मैं ना चलाने दूं, तो वो आपके पास क्या हो गई, वो आप क्या शो कर रहे हो, भाई आपको खुशी मिल रही है, वो आपको बोल रहे हैं अरे यार गाड़ी ले आया, हाँ भाई ले आया, तो यार एक रुट आई तो ना दूं भाई, तो वो आप क्या कर रहे हो, आपको प्लेजर के लिए, अपनी खुद की इंस्टिंक्ट के लिए, मतलब अपने खुद के ईगो या अपने खुद के इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने आपको प्लेजर पहुंचाने के लिए जो आप करते हो, वो आपका क्या हो जाता है, ईड हो जाता है। ईगो के अंदर आता है भाई रियलिटी के अंदर, मतलब आप जैसे हो, मतलब आप वैसे क्रिएट करने की कोशिश करते हो। मान लो मैं ड्राइव कर रहा था गांव में, किसी ने आके मेरे से बोला कि भाई भाई तेरे थार दे दे यार, मैंने क्या कहा, ना भाई आज तो यार मैंने कितने लेकर जानी है, कल ले लेना। ठीक है, इसका मतलब आज मेरे को काम है, आज मेरे को क्या है, काम है। ठीक है, और कल ले जाना। ठीक है, जो असलियत थी वो बात मैंने बोल दी उसको, भाई आज तो मेरे को काम है, आप कल ले जाना। ओके, उसके बाद थर्ड केस क्या होता है कि मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसी ने आके मेरे को कहा यार मेरे को तो आज काम है, गाड़ी चाहिए तेरी यार जरूर, वो भाई ले जाओ, जानो तो यार मन भी तो, लेकिन मैं आज चाहिए, मैं बस से चला जाऊंगा या बाइक से चला जाऊं, तुम ले जाओ। ये आपने शो की मोरलिटी। ठीक है, और आई हेट सच टाइप ऑफ मोरलिटी, मजाक था। ठीक है, मतलब आपको खुद को काम है, लेकिन आपने मोरलिटी शो करने के लिए आपने क्या किया कि नहीं भाई मैं तो पैदल चला जाऊंगा या बाइक से चला जाऊंगा या बस से चला जाऊंगा, तू ले जा मेरी गाड़ी। ये आपके पास सुपर ईगो होता है, यही चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ड्रिवन बाय द प्लेजर। ठीक है, ये ड्रिवन होती है बाय प्लेजर से, प्रिंसिपल्स एंड द बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को प्लेजर पहुंचाने के लिए आप जो करते हो ना, कि नहीं दूंगा भाई, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इड हो जाएगा, जिद हो गई मेरी, नहीं दूंगा भाई, मेरी ये नहीं दूंगा। उसके बाद ड्रिवन बाय रियलिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये होता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। द मीडिएटर का मतलब ये होता है आप बीच का रास्ता निकालते हो, कोई हाँ ऐसा कर लेंगे। सुपर ईगो इज ड्रिवन बाय मोरालिटी प्रिंसिपल, जैसा कि आपको पता है मोरालिटी शो की अपने, अरे काम तो मेरे को भी, लेकिन ना भाई यार आज तू ले जा, मैं तो बस से या बाइक से चला जाऊंगा। ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई मोरालिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ये आपके काम की चीज है, कहीं आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, आप इसको तो बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हो। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब
देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है प्लेजर एरिया। प्लेजर एरिया, चरम सुख स्थान, ठीक है। चरम सुख स्थान या आनंद, आनंदित स्थान बोल सकते हो, जहां आपको आनंद मिले, जिस स्थान पे आपको आनंद मिले। लिबिडो का मतलब क्या होता है? प्लेजर एरिया, मतलब जिस चीज को करने से आपको आनंद की अनुभूति होती है वो आपका प्लेजर एरिया होता है, ठीक है। इसमें आपको साइकिल सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है, इसमें आपकी 5 स्टेजेस दी गई हैं: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटियल। ओरल ये फर्स्ट स्टेज होती है तुम्हारी, और ये स्टेज तब होती है जब आप एक नन्हे से प्यारे से छोटे बच्चे होते हो, मतलब अप्रोक्सीमेट 6 महीने के समथिंग। तो जब बच्चा 4-5 महीने या 6 महीने का होता है, तब बच्चे को आप कुछ भी दे दो, मतलब उसके हाथ में आप कुछ भी दोगे ना, वो सीधा उसको मुंह में ले जाएगा। उस वक्त उसका जो लेबिडो एरिया होता है उसका माउथ होता है, ठीक है ना। आप उसको कुछ भी चीज दोगे खेलने के लिए, पकड़ने के लिए, तो वो उसको पकड़ने की बजाय या खेलने की बजाय वो उसको डायरेक्ट मुंह में लेगा, ठीक है ना। ये आपका ओरल होता है, ठीक है। ओरल का मतलब यही होता है मुंह से, ठीक है। ओरल मतलब मुंह से, वो डायरेक्ट क्या करेगा, उस चीज को मुंह में लेगा। भाई आपने, आपके बच्चे हैं आपके घर में, नहीं है तो भाई पड़ोस में होंगे, देखे होंगे आप। बच्चे को आप कुछ भी देना, वो डायरेक्ट उन चीजों को क्या करता है, माउथ में लेने की कोशिश करता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। एनल, एनल का मतलब होता है कुल्ले, ठीक है। मतलब एक समय ऐसा आता है बच्चे को अपने जो एनल है उनके साथ उनको टच करवाना अच्छा लगता है, मतलब ये या तो भाई हाथ धुलवाना, समझ रहे हो बच्चे का। या फिर आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, आप उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हो तो आप बीट करते हो उसके बैक पे, मतलब बम्स के ऊपर, सो जा भैया ना, इस प्रकार से आप उसको सुलाते हो कि सो जा रे भाई रे, ऐसे करके, मतलब तो वो आपका क्या होगा, एनल से संबंधित हो गया कि बच्चे को आनंद, मतलब उसका लेबिडो एरिया वो है कि उसको वहां पे टच करने से क्या मिल रहा है, आनंद आ रहा है, या उसको अच्छा लगता है उस चीज को टच करवाने से, वो आपका एनल हो गया। फिर आपका आता है फैलिक, जेनिटल ऑर्गन्स। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तब उसकी स्टेज होती है फैलिक स्टेज होती है, उसमें बच्चे को जेनिटल ऑर्गन्स से खेलना पसंद होता है। देखा भी होगा भाई, जब बच्चा 1-2 साल का, 3-3 साल का होता है ना, तो उसको अपने जेनिटल ऑर्गन्स का पता लग जाता है, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा छोटा बच्चे हैं ना, वो पकड़ के खेलते रहते हैं उनसे, ठीक है। आपने कभी कहा होगा छी छोड़ इसको, नहीं अच्छी बात नहीं है ना। तो मतलब छोटे बच्चे का अपने जो जेनिटल ऑर्गन्स से खेलना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, फेलिक स्टेज। मतलब सिंपल ये है, वो अपनी नुन्नी से खेलता है तो वो आपके पास फेलिक स्टेज हो जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और इसके बाद इसके दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। पापा की परी सुना होगा, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के लिए है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स सुना होगा, माँ का लाडला। माँ का लाडला होता है ना, वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। पापा की परी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स माँ का लाडला, ठीक है। तो वो इसी से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है भाई, पापा की परी, मतलब क्या होता है, गर्ल्स का अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स देयर फादर, मतलब जो लड़की होती है उसका उसके पिता से अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ हर मदर। उसकी मम्मी से ज्यादा वो अपने फादर के तरफ थोड़ा झुकाव लड़की का होता है ना, वो ज्यादा होता है। मतलब हेज प्रेम, या आप किसी भी तरीके से मान सकते हो कि लड़की है ना, वो माँ से ज्यादा अपने पिता की सुनती है, ठीक है ना। या उसको जो स्नेह होता है वो अपने पिता से, अपनी मदर से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके पास आता है, बाद में आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें आते हैं हम जैसे धिंगड़, माँ के लाडले,
ठीक है। उसमें भाई माँ का भी प्रेम होता है अपने सन्स के प्रति कुछ ज्यादा होता है, और अपना जो लड़के होते हैं भाई कुछ भी चीज अपन अपने फादर को भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे मम्मी यार सर यू करना है करना, कहते हैं, पापा से बात कर लो। तो ये आपके पास क्या हो गया, ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि बॉयज होते हैं ना, बॉयज का अट्रैक्शन होता है अपनी मदर्स के प्रति, ठीक है ना। ये आपके पास ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद आपका पीरियड आता है, स्टेज आती है लेटेंसी स्टेज, ठीक है। लेटेंसी स्टेज के अंदर सोना बाबू वाली फीलिंग है ना, कुछ चरम शिखर पे होती है अपनी, ठीक है। डोरमेट फीलिंग होती है, मतलब किसी व्यक्ति को लेके मरना मार देना, मतलब ये तो सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ ये बातें होते हैं लेटेंसी पीरियड के अंदर, लेटेंसी स्टेज के अंदर होती हैं कि मतलब आपकी फीलिंग उसको लेके डोरमेंट है, मतलब भाई सेज योर भाभी यू नो। तो ये क्या होता है आपके पास लेटेंसी स्टेज होती है, इसके अंदर डोरमेंट फीलिंग होती है टुवर्ड्स देयर अपोजिट जेंडर। फिफ्थ स्टेज आपकी आती है जेनेटियल, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेज आपके पास आती है जेनेटियल। जेनेटियल स्टेज के अंदर क्या होता है कि मैच्योरिटी एंड सेक्सुअल इंटरेस्ट। इस स्टेज के अंदर है ना बच्चा, मतलब जेनेटियल का मतलब होता है मैच्योरिटी एंड सेक्सुअल स्टेज, मतलब इंटीमेशन तो सुना होगा ना आपने, इंटीमेशन, ठीक है ना। तो बच्चा मैच्योर हो चुका होता है, अब उसको ओरल एनल फैलिक लेटेंसीज के अंदर कोई मतलब नहीं है, इसको कोई वो नहीं है, उसको सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है जेनेटियल स्टेज के अंदर, ठीक है। मैच्योरिटी आ जाती है और सेक्सुअल इंटरेस्ट का हो जाता है। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं, और आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अगला आपके पास टॉपिक आता है इवैल्यूएशन, ये आपके पास अंतिम रहेगा। आज आप असेसमेंट और करवाएंगे, उसके बाद दी एंड है इस टॉपिक का, मतलब एंड तो नहीं है। बाकी आपका ये सोच लेना यहाँ तक आपका 25% कवर हो चुका है, तो अप्रोक्सीमेट 20 कितना 15 के समथिंग लेक्चर्स हो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दी एंड हो जाएगा कंप्लीट, आपके पास सीडीपी होगी, ठीक है ना। और इस लेवल की सीडीपी तैयार होगी, आप चाहे सीटेट देना एस्टेट देना, आपका सीडीपी के अंदर स्कोर अच्छा ही रहेगा। नहीं अच्छा रहेगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन पेपर भी करवा के बताएंगे कि भाई ये आपका रिजल्ट है, इतने क्वेश्चन यहाँ से हमने जो कराया उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट सबसे पहले क्या होता है, मेजरमेंट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ये आपके पास मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब सीधी सी बात ये है टेस्ट लेने से है, ठीक है। अपना खुद का टेस्ट ले भाई, मतलब टेस्ट लेने से है, अपना तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन टेस्ट लेने से है। यूज फॉर फीडबैक डायग्नोस, अब आप अपना मान लो टीचर ने आपका टेस्ट लिया तो वो आपको फीडबैक भी देगा भाई आपके इतने मार्क्स आए। डायग्नोस भी करेगा भाई आपकी इस एरिया के अंदर आपने मिस्टेक की, यहाँ से आपका ये नंबर कटा, यहाँ में आपने ये मिस्टेक है इसलिए आपका यहाँ से नंबर कटा। तो आपको आपके वीक एरियाज पता लगे उस यूनिट से या उस टॉपिक से, आप उनके ऊपर दोबारा फोकस कर सकते हो। भाई जहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, मान लो 2 नंबर क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, या जो 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 मतलब आपका जो टॉपिक्स है उसके अंदर आपके मार्क्स सही हैं, उन टॉपिक्स का आपको पता लग गया कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद आपको जिन जिन टॉपिक्स में मार्क्स कटे हैं आपको ये पता लग गया ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, फिर आपको उनके प्रति गाइडेंस कर देगा वो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन होता है। देखो असेसमेंट और इवैल्यूएशन को एक मत समझना, ठीक है। असेसमेंट का मतलब होता है जैसे आपके डेली जो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके क्या हो रहे हैं जो डेली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली जो टेस्ट होता है वो हो गया, ठीक है, और वीकली जो टेस्ट होते हैं वो हो गया, ठीक है, ईयरली हो गए और हाफ ईयरली हो गए, ठीक है। जो आप टेस्ट ले रहे हो, डेली टेस्ट ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, वीकली ले रहे हो, तो भाई आपके जो असेसमेंट ले रहा हूं मैं उसका फीडबैक भी दे रहा हूँ, डायग्नोस भी कर रहा हूँ, गाइडेंस भी दे रहा हूँ,
ठीक है। और आपने देखा होगा जो आपका लास्ट पेपर होते हैं, फाइनल पेपर होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, वो कंप्लीट 100 मार्क्स के नहीं होते, वो तो 80 के होंगे। 20 नंबर आपके जो असेसमेंट हुए हैं, आपके असेसमेंट के लगते हैं, मतलब खेल कूद में कैसे हो, आपने टेस्ट के अंदर जो प्रीवियस टेस्ट लिए गए या जो प्रीवियस असेसमेंट लिए गए आपके, उसमें आपने क्या स्कोर किया, उसके ब्याह पे होता है। और जो अंतिम होता है ना, उसको इवेल्युएशन करते हो, मतलब आपका फाइनल पेपर हो गया, उसमें जो रिजल्ट है उस हिसाब से, मतलब पूरे साल आपका असेसमेंट किया गया, उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट निकला उसके ब्याह पे बताया गया कि ये बच्चा एवरेज है, वीक है, इंटेलिजेंट है, वो आपका इवेल्युएशन हो गया। द फाइनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट है, आपके ऊपर जजमेंट करती कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार के बच्चे हो, वीक, ठीक है, ऐसा बोला तो नहीं जाता क्योंकि बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, इंटेलिजेंट, मिडिल, एवरेज, ये जजमेंट जब पास होती है तो आपके इवेल्युएशन, लास्ट आपका रिजल्ट बता दिया आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपके पास क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। अब आपके पास जो असेसमेंट होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं, 5 कट कर लें, ठीक है। आपके पास 4 असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर फॉर्मेटिव, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको आज पढ़ाने के लिए आया तो हमने ट्राई जो थ्योरी थी वो पढ़ी, ठीक है। सेकंड नाम क्या है उसका, मान लो अभी मैंने ये पूछ लिया, मैंने स्टार्टिंग करते ही आपसे यही पूछा हो कि भाई जो आपके पास ट्राइआर्किक थ्योरी है उसका सेकंड नाम क्या है, तो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन किया मैंने प्रीवियस टॉपिक से, ये आपके पास क्या हो गया, ये पढ़ाने के दौरान किया ना मैंने, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि कल जो पढ़ाया था, जैसे मैं डेली असेसमेंट कर रहा हूँ तो डेली असेसमेंट तो डेली टेस्ट लोगे तो पढ़ाओगे कब, डेली होता है, वीकली होता है, और आपके पास क्या होता है, मंथली होते हैं। ये असेसमेंट आपके पास किस में होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, जो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। डेली कैसे होगा, जैसे ड्यूरिंग सेक्शन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने प्रीवियस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पुट कर लिए या क्वेश्चन पूछ लिए, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपके पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट होता है ऑफ, देखो असेसमेंट सेम है, लर्निंग भी सेम है, ऑफ का फर्क है ना, तो ऑफ आपके पास समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। मतलब ये असेसमेंट आपका एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब या तो ये ईयरली होंगे या आपने कच्चे पेपर सुने हैं हाफ ईयरली होंगे, ठीक है। ये आपके पास दो असेसमेंट होते हैं, हाफ ईयरली होंगे या ईयरली होंगे, मतलब इसके बाद आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो, बच्चे को गाइडेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। ये आपके पास समेटिव असेसमेंट हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए फॉर्मेटिव और समेटिव में से कौन सा असेसमेंट अच्छा होता है, तो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में आप ना तो डायग्नोस कर सकते हो, निदान, निदान से मतलब होता है, डायग्नोस का मतलब होता है निदान, ठीक है। ना आप बच्चे की जो वीक पॉइंट्स हैं उनका आप ना तो निदान कर सकते हो, ठीक है, ना आप उसको इन फ्यूचर गाइड कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो भाई वो अगली क्लास में हो गया, तो ये तो है नहीं कि अगली क्लास में आप उसको प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये दो असेसमेंट होगी। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग का मतलब होता है ये पीयर लर्निंग होता है। पीयर का मतलब सहपाठी, मान लो आप 3-4 बंदे बैठ के 1-2-3 आपस में क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब खुद का असेसमेंट खुद ही कर रहे हो, मतलब आप बैठ के साथ, मतलब 3-4 दोस्त आप बैठ के आपस में क्वेश्चन कर रहे हो और अपना खुद का असेसमेंट, भाई मेरा ये टॉपिक, भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, ये टॉपिक मेरा वीक है, उसने बोला हाँ भाई ये मेरा वीक है, तो आप असेसमेंट कर लिए ना कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एज लर्निंग, मतलब पीयर असेसमेंट हो जाएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब होता है ऑन गोइंग विद द लेसन, मान लो टीचर ने आपको कल कोई टॉपिक लिखवाया, ठीक है, अब घर पे आके तुमने पढ़ा और तुम उसको लिख के देख रहे हो और आपने गलती निकाली खुद से कि भाई ये मेरी गलतियां हैं, तो मतलब सेल्फ मॉनिटर कर रहे हो आप खुद, मतलब उसके अंदर आपके दोस्त भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, आप खुद ही अपना क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। वो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब खुद का असेसमेंट खुद से करना, ठीक है ना। आपने खुद ही कोई टॉपिक याद किया, याद करके लिख के देखा, उसमें आपने मिस्टेक्स निकाली, ये आप क्या हो गया, असेसमेंट इन लर्निंग हो गया।
उसके बाद जो मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों अच्छा होता है, यही बात बताई गई कि फॉर्मेटिव फोकस ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि डायग्नोसिस इश्यू री रेमेडियल, रेमेडियल का मतलब क्या होता है, रेमेडियल भी यही होता है कि आप उसका निदान करके दे रहे हो, ठीक है ना। अब आपके पास अगला टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये पढ़ेंगे भाई हम कल, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे कल। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं भाई, देखने से कुछ भी नहीं होगा भाई, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, यदि हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हो, तो देखो शेयर करने में तो आपको कुछ जाएगा नहीं, कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो, आप चैनल को एक बार क्या है सब्सक्राइब कर लो। मेरे को पता है कुछ इश्यूज आ रहे होंगे भाई, स्टार्टिंग है हमारी, तो साउंड से रिलेटेड दिक्कत होगी आपको, साउंड से रिलेटेड तो आपके एक दो दिन के अंदर है ना, साउंड को लेके जो कंप्लेन है, ये भाई सर साउंड क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कम रहती है, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएंगे ना। लेकिन स्पोर्ट आपको भी दिखाना पड़ेगा, आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहीं यदि मेरी गलती लग रही है तो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भाई, कमेंट करो सर यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको सुधारो, ठीक है, आगे से हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन आप भी चैनल वीडियोस को लाइक करो, ठीक है ना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको भाई ये इसी फॉर्मेट के अंदर यदि नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 8295011655। नोट्स भाई आपके पास पेड रहेंगे, ठीक है ना। हम आपको कोई चीज छुपा के ना तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ना हम आपसे भाई कि आप मैसेज करना फिर मैं आपको बताऊंगा, आपके पास स्पष्ट है कि नोट्स आपके पास ये जो इसी फॉर्मेट में चाहिए वो पेड रहेंगे, या आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।